नमस्कार दोस्तों, यूसीसी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी ये तीसरी क्लास रहेगी यहाँ एसएसटी क्लास 6 की, जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट फर्स्ट की अपन चर्चा कर रहे थे। आज जो अपना यहाँ अध्याय नंबर 2, जो हमने पहली क्लास में अध्याय फर्स्ट और थर्ड की बात की थी, उसमें आज सेकंड अध्याय एक तो ये रहेगा और एक अध्याय अपना 6 नंबर का अध्याय है नगर प्रशासन, और अगला अपना अध्याय 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इनकी अपन चर्चा करेंगे यहाँ, जिनमें सबसे पहले यहाँ अध्याय नंबर सेकंड की चर्चा करेंगे, जो विविधता एवं भेदभाव के चैप्टर है। इसमें अपन बात करें तो सीधे वन लाइनर फैक्ट है, इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं है, वन लाइनर फैक्ट है। जिनमें पहला यहाँ से आपका अच्छा क्वेश्चन है कि संसार में मुख्यतः 8 धर्म हैं। इसमें कहा गया है कि संसार में मुख्यतः 8 धर्म हैं, क्योंकि अपना चैप्टर ही क्या है, विविधता एवं भेदभाव वाला है कि अधिक विविधता है तो अधिक यहाँ भेदभाव वाली बात है। और संसार में मुख्यतः 8 धर्म हैं और 1600 से अधिक भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। और जिन 8 धर्म में जैसे सिख धर्म, जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, यहूदी, मुस्लिम और एक इस्लाम भी है, इस्लाम धर्म। तो ये 8 धर्म की यहाँ बात बताई गई है। और भारतीय संविधान के पिता व दलितों के प्रमुख नेता के नाम से जाने जाने वाले जो व्यक्ति हैं, इनकी यहाँ बहुत चर्चा हुई, जो भीमराव अंबेडकर हैं। इनका नाम भीमराव अंबेडकर, 1891 में इनका जन्म और 1956 में इनकी मृत्यु है। अंबेडकर का जन्म जो है वो जिस परिवार के अंदर हुआ है, जिस समाज के अंदर, जिस जाति के अंदर हुआ है, वो जाति है महार जाति। तो यहाँ से सीधे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि बी आर अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ है, किस जाति के अंदर हुआ है, तो वो महार जाति है। अंबेडकर का जन्म जिस जाति में हुआ वो एक निम्न वर्ग की जाति थी, महार जाति। अंबेडकर ने जो वकालत की पढ़ाई की, वो वकालत की पढ़ाई कहाँ से की है, इंग्लैंड से की है। इन्होंने वकालत की जो पढ़ाई की वो इंग्लैंड से की। और अंबेडकर ने अंतिम जीवन के अंतिम समय में जो अपना धर्म परिवर्तन किया, वो कौन सा धर्म परिवर्तन कर लिया, बौद्ध धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो ये यहाँ से 2-4 क्वेश्चंस आपके बन रखे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपके 2-3 क्वेश्चन है। एक तो अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान के पिता और दलितों के जो भारत में मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, बी आर अम्बेडकर, और बी आर अम्बेडकर जो बाबा साहब हैं, इनका जन्म किस जाति से हुआ है, महार जाति में हुआ है। और इन्होंने वकालत की जो पढ़ाई की वो इंग्लैंड से की है। और अंतिम समय में बी आर अम्बेडकर ने जो धर्म स्वीकार किया अपने अंतिम जीवन में, वो बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म। और भारतीय संविधान में अगर बात करें आप कि भारतीय संविधान में आपको धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता है, तो वो भारतीय संविधान के अंदर धर्म परिवर्तन करने की जो स्वतंत्रता वो संविधान के अनुच्छेद 25 में आती है। संविधान का अनुच्छेद 25, जिसमें कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। और अंतःकरण की स्वतंत्रता से मतलब यही है कि आप अपना मूल धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म भी स्वीकार कर सकते हैं। फिर यहाँ शिक्षा के अधिकार की भी चर्चा हुई है। देखो इसी चैप्टर में एक ये शिक्षा के अधिकार की चर्चा हुई। शिक्षा के अधिकार की अपन भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग बात करें तो भारतीय मूल संविधान में शिक्षा के अधिकार का कोई उल्लेख नहीं था। जैसे ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86वां जो संशोधन हुआ, और ये 86वां संशोधन होता है 2002 में। भारतीय संविधान में जो 86वां संशोधन 2002 में हुआ, इसके अनुसार संशोधन हुआ, यह संशोधन हुआ और संविधान के अनुसार अंदर एक अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। और इसी अनुच्छेद 21 क के अंदर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। और इसी संशोधन के अनुसार जो अनुच्छेद 51 के जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, और यहाँ जो 11वां मौलिक कर्तव्य है
उस 11वें मौलिक कर्तव्य के अंदर भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात हुई है। अनुच्छेद 51 के अंदर जो अनुच्छेद 21 क के अंदर, अनुच्छेद 21 क के अंदर जो निःशुल्क शिक्षा की बात हुई, ये तो एक बालक का मौलिक अधिकार बताया गया है। यहाँ तो एक बालक का खुद का मौलिक अधिकार है कि वो अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। और यहाँ जो अनुच्छेद 51 क में जो 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, यहाँ उनके अभिभावकों का कर्तव्य होगा। यहाँ उनके अभिभावक के, उनके जो संरक्षक हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनका ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चे को निःशुल्क रूप से यह शिक्षा दिलवाए। ये उनके अभिभावक, माता पिता मतलब गार्जियन का कर्तव्य होगा। और इसी बात का जिक्र इसी संशोधन के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 45 क में भी किया गया है। वहां भी 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जिक्र हुआ है। और जो अनुच्छेद 45 क में हुआ है, वो एक राज्य का नीति निदेशक तत्व बताया गया है कि समाज के अंदर राज्य ऐसा करने का प्रयास करे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की वहां व्यवस्था हो, एक अच्छे लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना हो, जिससे वहां एक नीति निदेशक तत्व के रूप में बताया गया है। ये जो बताया यहाँ, ये नीति निदेशक तत्व में बताया गया है, जो एक राज्य का नीति निदेशक तत्व होगा। तो 86वां संशोधन 2002 में हुआ, वहां आपके निःशुल्क जो शिक्षा की बात हुई है, वो संविधान में 6 जगह हुई है, 3 जगह हुई है। इन 3 जगह में एक तो आपका अनुच्छेद 21 क है, एक 51 क, इसका 11वां मौलिक कर्तव्य, एक आपका अनुच्छेद 45 क, जिसमें 6 से 14 के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात हुई। यहीं पे आगे बात करें तो इसी बुक में आपका एक और लाइन ये दी गई है आपकी भारत की स्वतंत्रता की, कि भारत है जो 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को, 14-15 ये अगस्त है, 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। इससे पहले कि भारत के अंदर एक विभाजन की घोषणा हुई थी। भारत में एक विभाजन की घोषणा हुई थी। विभाजन की जो घोषणा हुई, ये 3 जून 1947 को हुई थी। और 3 जून 1947 को जो विभाजन की घोषणा हुई, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने हैं। इससे पहले भारत के वायसराय जो लॉर्ड वेवेल थे, उस लॉर्ड वेवेल की जगह यहाँ वायसराय नया माउंटबेटन को बनाया गया। और जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंदर नया वायसराय बने, उन्होंने वायसराय बनते ही सबसे पहला काम यही किया था, भारत में विभाजन की घोषणा की। और ये घोषणा उन्होंने 3 जून 1947 को की। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की, इसलिए इस विभाजन को एक तो माउंटबेटन घोषणा कहते हैं, 3 जून को हुई, इसलिए इसे 3 जून की घोषणा कहते हैं। और इसे डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है, डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि माउंटबेटन का एक बचपन का नाम बताया जाता है डिक्की बर्ड, तो इसे डिक्की बर्ड प्लान भी कहा जाता है। और इसी विभाजन की घोषणा जब हुई, भारत पाकिस्तान 2 अलग राज्यों की घोषणा हुई, अलग देश के निर्माण की घोषणा हुई। इसी के बाद भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक जो है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा जाता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक ले जाया गया 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को ले जाया गया, जिसमें 15 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसके निम्न सदन से, उसका जो निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन है, उसका जो निम्न सदन है, उस निम्न सदन से पारित हुआ। और 16 जुलाई को उसके उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, उन दोनों सदनों से 15 और 16 जुलाई को जब ये विधेयक भारतीय स्वतंत्रता का पारित हो जाता है, उसी के परिणाम स्वरूप 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के सम्राट द्वारा, ब्रिटेन के महाराजा द्वारा, राजा द्वारा इस भारतीय स्वतंत्रता के विधेयक के ऊपर अनुमति प्रदान की जाती है। और भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक वहां से जब पारित हो गया, और उसी के परिणाम स्वरूप 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को अपना भारत क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो इस अध्याय नंबर 2 में
आपके इतना ही कंटेंट दिए गए हैं। इसके बाद अपन आगे अध्याय नंबर 6 की बात करते हैं, जिसमें नगर प्रशासन का जिक्र हुआ है। तो यहां से अगला जो अपना अध्याय है 6, इसमें नगरीय प्रशासन की बात की गई है। नगरीय प्रशासन की अपन बात करें, देखो यहां से तो हमने इससे पहले क्लास में चर्चा की थी। एक तो हमने की थी चर्चा 73वां संशोधन, 73वां संशोधन, 73वां संशोधन 1993। देखो एक तो आपका 73वां संशोधन 1993 है, इसके अंदर आपका जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता का दर्जा मिला है। इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। और ये जो संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, इस समय जो भारत के यहाँ पीएम थे, वो भारत के पीएम यहाँ थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इस समय भारत के पीएम थे। और पीवी नरसिम्हा राव के प्रयास से ही भारत के अंदर 73वां संविधान संशोधन 1993 पारित हुआ है पार्लियामेंट से, संसद से। और इसी संशोधन के तहत जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता मिली। और संवैधानिक मान्यता देते हुए एक तो इसका उल्लेख जो है वो संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, इस 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। और संविधान का जो भाग 9 है, इस भाग 9 में इनका उल्लेख हुआ। और यहां से अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेदों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 ओ, अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ, यहां तक आपके पंचायती राज का उल्लेख किया। 11वीं अनुसूची के अंदर टोटल 29 विषयों का जिक्र किया गया, यहाँ 29 विषयों का उल्लेख हुआ। और 243 से 243 तो ओ तक की बात हुई है यहाँ। तो एक तो 243 हो गया, एक 243 ए से लेके अगर ओ को काउंट करोगे तो 15 ये हो जाते हैं। इस प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायती राज के लिए कुल कितने अनुच्छेदों की बात यहाँ हुई है पंचायती राज के लिए, तो आप कहोगे कि टोटल यहाँ 16 अनुच्छेदों का उल्लेख हुआ है। पंचायती राज के लिए यहाँ टोटल 16 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। और विषयों की बात करें, 29 विषयों का उल्लेख हुआ। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी यहाँ, और पीएम पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद में अगर नगरीय स्वशासन की अपन बात करें, यहां से अगर बात यहां नगरीय स्वशासन की बात करें, नगरीय शासन की बात करें तो नगरीय शासन को जो संवैधानिक मान्यता मिली है वो मिली है 74वें संशोधन, 74वें संशोधन 1993 के अनुसार। 74वें संशोधन 1993 के अनुसार नगरीय स्वशासन को मान्यता मिली है। और इस नगरीय स्वशासन की अपन यहाँ बात करें तो यहाँ इसका उल्लेख एक तो 12वीं अनुसूची में किया गया। संविधान के अंदर एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। 18 विषयों का उल्लेख किया गया। और यहां बात करें तो संविधान के भाग की बात करें तो संविधान का भाग 9 क, संविधान के भाग 9 क में नगरीय स्वशासन का उल्लेख किया। और यहां से बात करें तो अनुच्छेदों की अगर बात करें दोस्तों, अनुच्छेद की, तो हमने पंचायती राज में पढ़ा 243 से 243 ओ, और जिसमें हमने 16 अनुच्छेद इंक्लूड किए। अब यहां से आप करोगे शुरुआत 243 ओ से आगे करोगे पी,
और 243 पी से अपन चलेंगे 243, जिसमें अल्फाबेट पूरी कर दोगे और उसमें हो जाएगा आपका जेड। जेड कंप्लीट हुआ, 26 अक्षर पूरे हो गए और उसके बाद में जेड के बाद में फिर अल्फाबेट शुरू करोगे, ए से शुरू करोगे और आ जाओगे आप जी तक। ये जी तक हो गया। तो इस प्रकार से जो नगरीय जो स्वशासन है, इस नगरीय स्वशासन का जो संवैधानिक उल्लेख है, वो संवैधानिक उल्लेख आपका अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी। और वैसे राजस्थानी भाषा में जेठ जी भी याद कर सकते हो ना, कि जेठ जी तक याद है। तो 243 जेड जी तक आपका याद रहेगा। इसमें देखो बात करेंगे ना, तो जहां पंचायती राज में 16 अनुच्छेदों की बात की, तो यहाँ जो टोटल अनुच्छेद हैं, वो टोटल अनुच्छेद कितने हैं? यहाँ टोटल 18 अनुच्छेद है, क्योंकि आपने पी से शुरू किया था यहाँ, और पी से शुरू करने के बाद में आपने एक तो अल्फाबेट 26वां अक्षर जेड तक कर दिया, और फिर आपने आगे 7, मतलब जी 7 भी आता है, 7 ये हो गया, और 11 अक्षर ये हो गया। तो 11 और 7 को ऐड कर दोगे वैसे तो 18 हो जाएगा। वैसे याद हो जाएगा कि 18 अनुच्छेद हैं। और इसमें विषयों की बात करें भी तो कितने हैं? 18 विषय हैं। ये विषय की चर्चा ऐसी है कि इसमें ये सारे के सारे विषय पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन, इस सारे विषय राज्य सूची के विषय हैं। राज्य सूची, जिन पे कानून निर्माण करने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का। अगर आपसे ऐसा ही पूछ लिया जाए कि स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन मीन्स ग्रामीण और नगरीय, ये दोनों अगर बात की जाए तो राज्य सूची के विषय हैं। तो इस प्रकार यहाँ नगरीय स्वशासन 74वें संशोधन द्वारा ये हुआ, और यहाँ भी पीएम वही पीवी नरसिम्हा राव थे। बात करें कि बात अगर ऐसे करें कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा पीएम है जिन्होंने स्थानीय स्वशासन को सबसे पहले संवैधानिक मान्यता दिलवाने का प्रयास किया, तो संवैधानिक मान्यता का सबसे पहले जो प्रयास किया वो पीएम अपने थे राजीव गांधी। वो पीएम कौन थे अपने? वो पीएम राजीव गांधी थे। पीएम राजीव गांधी के द्वारा सबसे पहले ऐसा प्रयास किया गया था कि आपके पंचायती राज और नगरीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता हो, इनका अलग से संविधान में एक अनुच्छेद हो, और ऐसा प्रयास इन्होंने सबसे पहले किया। और इनके बाद में सफल होने वाले जो पीएम है वो आपके हो गए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल आप 1991 से लेके 96 तक पढ़ते हो, संपूर्ण 5 साल किया था इन्होंने। और राजीव गांधी की बात करें तो 1984 से लेके 89 तक रहे हैं। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 8वीं लोकसभा थी, ये आपकी 8वीं लोकसभा में रहे हैं। ये इधर आपके 10वीं लोकसभा के अंदर पीएम रहे हैं। तो सबसे पहले प्रयास राजीव गांधी ने किया, इसलिए राजीव गांधी को भारत के अंदर, इसलिए राजीव जो गांधी है, इस राजीव गांधी को भारत में पंचायती राज का जनक कहते हैं। भारत में पंचायती राज का जो जनक है राजीव गांधी को कहते हैं। और राजीव गांधी के सपनों को साकार करने वाले पीएम की बात करें, राजीव गांधी के सपनों को साकार करने वाला जो पीएम हुआ है वो आपका हुआ है पीवी नरसिम्हा राव। राजीव गांधी के बाद में 1990 के अंदर एक प्रयास वीपी सिंह द्वारा भी किया गया था, पीएम विश्व प्रताप सिंह द्वारा किया गया, लेकिन वो असफल रहे। यहाँ बाद में सफलता जो मिली है पीवी नरसिम्हा राव को मिली है। अब यहाँ से अपन बात करते हैं कि इस अध्याय 6 के अंदर नगर प्रशासन के बारे में जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, उनकी अपन बात करें। तो यहाँ देखो नगर प्रशासन के एक तो स्तर की बात की गई है। नगर प्रशासन के ये 3 स्तर होते हैं, जिनमें सबसे निम्न स्तर के ऊपर होता है नगर पालिका, सबसे निम्न स्तर पर नगर पालिका होता है। और उससे मध्यम स्तर की बात करें, ऊपर की बात करें तो नगर परिषद होती है। और नगर परिषद के बाद में बात करें तो यह होता है नगर निगम। अगर इनमें तीनों की संयुक्त रूप से अगर मैं बात करूं तो इन तीनों के अंदर जो सदस्य होते हैं, तीनों ही स्तरों की बात कर रहा हूं, इनमें सदस्य जो होते हैं उन सदस्यों को अपन वार्ड पार्षद कहा करते हैं। सदस्य जो होते हैं उनको अपन वार्ड पार्षद कहते हैं। और इन वार्ड पार्षद का जो चुनाव है,
ये वार्ड पार्षद का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तीनों की सेम पोजीशन है। जैसा कि हम नगर पालिका को ले लें, तो नगर पालिका के अंदर वार्ड जो पार्षद होंगे, इन वार्ड पार्षदों का चुनाव होगा और ये चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। और फिर इन वार्ड पार्षदों के अंदर ज्यादा सीटें किस पार्टी की आती है, उसी पार्टी में से एक व्यक्ति को नगर पालिका का सभापति चेयरमैन बोल दो, और एक व्यक्ति को नगर पालिका का उप चेयरमैन बोल दो। तो इस प्रकार से ये काम हुआ करता है, इस प्रकार से निर्वाचन होता है कि नगर पालिका जो है इसमें सभापति का चुनाव और उपसभापति का चुनाव ये डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं है। चुनाव तीनों स्तरों पर ही वार्ड पार्षद का होता है। चुनाव तीनों स्तरों के ऊपर वार्ड पार्षद का होता है और तीनों ही स्तरों के सदस्यों को वार्ड पार्षद ही कहते हैं। तीनों ही स्तरों के सदस्यों को वार्ड पार्षद कहते हैं। वार्ड पार्षदों के अंदर जो अधिक सीटें आएगी, इनको अलग से राजनीतिक पार्टी द्वारा सीटें अवेलेबल करवाई जाती है, सीटें दी जाती है, और ज्यादा जो सीटें आई, जो बहुमत ज्यादा आया, उसके किसी एक सदस्य को सरकार द्वारा सभापति और एक को उपसभापति बना दिया जाता है। यहां से इनके सामान्य बात बताई गई है। अब इसमें जो नगर पालिका के आय के स्रोत बताए गए हैं, जी भाई नगर पालिका के अंदर आय के स्रोत क्या है, ये सारी की सारी जो लाइन फैक्ट हैं ये आपकी बुक की फैक्ट है। इसमें नगर के लोगों से लिया जाने वाला कर, भाई नगर के लोगों से जो भी किसी प्रकार का नगर कर लेते हैं, संपत्ति कर इसमें आ गया, और सरकार द्वारा प्राप्त जो अनुदान होता है ये नगर पालिका के यहाँ स्रोत के रूप में है। और नगरीय स्वशासन के बारे में जो यहाँ इस बुक में जो बताया गया, इस चैप्टर में जो बताया गया, वो तो बहुत छोटी सी बातें बताई थी। उसके एक्स्ट्रा भी हमने बहुत से बातें की है। ये जो लाइनें हैं वो बुक की लाइनें हैं आपकी। इसके बाद में इस बुक का ये अंतिम चैप्टर है यहाँ से, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसके बाद में देखो ये ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका है, ऐसा ही एक चैप्टर और दे रखा है, वो शहरी क्षेत्र में आजीविका है। तो यहाँ से क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं बनते हैं इस बुक में से, इस चैप्टर में से, फिर भी जो क्वेश्चन है उनकी अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ से देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन ये बनता है कि एक कलपट्टू, ये गांव की बात बताई गई यहाँ, और ये कलपट्टू जो गांव है वो कहाँ का है, वो तमिलनाडु का गांव है। और फिर इस जो तमिलनाडु का एक कलपट्टू गांव है, वहाँ के लोग कृषि वगैरह करते हैं, खेती वगैरह करते हैं। क्या खेती करते हैं, तो इस यहाँ की कृषि के रूप में मुख्यतः धान, चावल की कृषि को बताया गया है। और यहाँ इनके अलावा जैसे आम है, नारियल है, कपास, गन्ना और केला, ये भी उगाया जाता है यहाँ तमिलनाडु में। और इनके अलावा एक जो नागालैंड है, इस नागालैंड के अंदर एक समुदाय है चखेसंग। ये चखेसंग एक समुदाय बताया गया है, और इस चखेसंग समुदाय के द्वारा नागालैंड में एक सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। नागालैंड में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। तो दोस्तों ये आपकी कक्षा 6 की मैंने संपूर्ण बुक आपको यहाँ करवाई है। अगर आप इस सभी क्लास के माध्यम से, अगर यहाँ आप इन्हें जो पीपीटी में जो नोट्स बताए गए हैं, इनको आप अगर नोट करके अच्छे से रीट पात्रता के लिए अगर आप पढ़ते हो, तो रीट पात्रता के लिए बहुत आपके लिए ठीक रहेगा। तो कल से हम कक्षा 7 की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन पार्ट 2 जो बुक है उसकी चर्चा करेंगे। तो आप ऐसे बच्चे जो रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चे तक ये क्लास अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।